मोची के पास मुसाफिर क्यों आया था? रोटी देने, बस्ता सिलवाने, जूते मरम्मत कराने, हालचाल मालूम करने। मोची के पास मुसाफिर क्यों आया था? तो आप इसको पढ़ना चालू कीजिए और देखिए, बरगद का एक दरख्त बहुत घना था, उसके साए में एक गरीब मोची अपना काम करता था, फटे पुराने बस्ते सीता और जूतों की मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाता। मोची गरीब मगर दिल का नेक और सखी था। वो सुबह ही अपने साथ एक रोटी ले आता, दोपहर में वो रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और कुछ हिस्सा चिड़ियों को डाल देता। चिड़िया दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाती। एक दिन मोची के पास एक मुसाफिर आया, वो अपने जूते मरम्मत कराना चाहता था। देखिए, मोची के पास एक मुसाफिर आया, वो अपने जूते मरम्मत कराना चाहता था। तो मुसाफिर क्यों आया भाई? जूते मरम्मत कराने के लिए। तो अब आपको यहां पर मिल गया क्वेश्चन का आंसर कि मोची के पास मुसाफिर क्यों आया? तो जूते मरम्मत कराने की गर्ज से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका है फराख दिली का मुतजाद क्या होगा? कुशादा दिली, कंजूसी और फजूल खर्ची और इसराफ। तो देखिए, ये तो अब आपको ग्रामर का क्वेश्चन है, इसके लिए तो वहां आप नहीं जाइएगा। नहीं बोलते हैं वो बड़ा फराख दिल आदमी है। फराख दिल का मतलब बड़ा दिल का खुला हुआ आदमी है, और खुला हुआ आदमी का मतलब कि वो बहुत दानी आदमी है। तो इसका उल्टा होता है कंजूस, है ना? नहीं बोलते हैं हम लोग वो बड़ा कंजूस है भाई, उसके पास बच जाओ। तो फराख दिली का उल्टा क्या हो जाएगा? कंजूस, कंजूसी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद साथियों आगे है 123 नंबर में, मोची चिड़ियों को क्या समझता था? अपना पड़ोसी, हमसफर, औलाद, वक्त गुजारी का जरिया। मोची चिड़ियों को क्या समझता था? तो जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे आप पढ़ेंगे तो जी ध्यान दीजिएगा। जी वो आपने अभी जो जहां से छोड़ा है यहां देखिए, एक दिन मोची के पास एक मुसाफिर आया, वो अपने जूते मरम्मत कराना चाहता था। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सोखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों भाई, आपके इस फराख दिली का राज क्या है? तो मोची ने जवाब दिया, खुदा ने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं और सबसे बड़ी दौलत सेहत की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता और खुदा की नेमतों से मुस्तफीज नहीं हो सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, मेहनत कर सकता हूं, सब्र की दौलत भी मेरे पास है, फिर मैं खुदा का शुक्र क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, उनका भी हक है। यहां देखिए, ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, उनका भी हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक का एक निवाला से अदा करता हूं और कुछ नुकसान किए बगैर चू चू से महफूज होता हूं और इससे मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई होती है। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है ना? तो अब आप यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन का, मोची चिड़ियों को क्या समझता था? तो मोची चिड़ियों को अपना पड़ोसी समझता था ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर में, चिड़िया मोची की डॉट डॉट अफजाई करती थी, दौलत, इज्जत, हिम्मत और हौसला और शोहरत। तो ये देखिएगा पैराग्राफ के नीचे ही आपको मिल जाएगा यहां पर कि जी यहां पे देखिएगा, मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं और कुछ नुकसान किए बगैर उनकी चूचू से महफूज होता हूं और वह उससे मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई भी होती है, और वह उससे मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई भी होती है। तो यहां पर आपको पूछा गया है 124 नंबर में, चिड़िया मोची की डॉट डॉट अफजाई करती थी, क्या? हिम्मत और हौसला अफजाई। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 125 नंबर में हो जाएगा, मोची अपना काम कहां करता था? मंदिर के पास, मस्जिद के पास, दफ्तर के पास, बरगद के साए में। तो देखिए, चूंकि पैराग्राफ आपका मुकम्मल हो गया है तो ऐसी सूरत में फिर ऊपर से पढ़ना चालू कीजिएगा। आप एग्जाम हॉल में जाकर जल्दीबाजी न कीजिएगा, वरना जाने अनजाने में आप क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। और पता है, एक क्वेश्चन एक नंबर से कितने आदमी रह जाते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं, है ना? प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। बरगद का एक दरख्त बहुत घना था,
उसके साए में एक गरीब मोची अपना काम करता था। गरीब मोची कहां काम करता था? बरगद के एक दरख्त के नीचे, यही है ना। तो अब आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर कि मोची अपना काम कहां करता था? मंदिर के पास, मस्जिद के पास, दफ्तर के पास, बरगद के साए में। तो बरगद के साए में ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। मोची की शख्सियत कैसी थी? लालची, आराम तलब, गरीब मगर नेक दिल, जफाकश। तो मोची की शख्सियत के बारे में आपको जो है जी ऊपर देखना होगा, तब आपने जहां से छोड़ा है यहां पे देखिए, उसके साए में एक गरीब मोची अपना काम करता था, फटे पुराने बस्ते सीता और जूतों की मरम्मत करता है ना, और फिर कहीं जाकर उसे पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाता। मोची गरीब मगर दिल का नेक और सखी था। तो मोची की शख्सियत क्या थी? मतलब नेक और सखी होना, नेक और सखी होना, यही है ना। तो चलिए देखते हैं 125 नंबर है कि 126 नंबर में मोची की शख्सियत कैसी थी? तो गरीब मगर नेक दिल, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 127 नंबर में है, इबारत में मुस्तामल मुस्तफीज से क्या मुराद है? बचना, एहतराज करना, फैजियाब होना, फायदा पहुंचाना। देखिए, एहतराज करना का मतलब होता है परहेज करना। क्या होता है? परहेज करना। और मुस्तफीज का मतलब होता है फैजियाब होना, यानी किसी चीज से आप फायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी आप हमसे मुस्तफीज हो रहे हैं, यानी हमसे आप फायदा उठा रहे हैं, तो मुस्तफीज का माना होता है फैजियाब होना। ये पैराग्राफ में आया है। मोची सबसे बड़ी दौलत किसको समझता था? इल्म को, इज्जत को, ख्वाहिशात की तकमील को, सेहत को। पैराग्राफ में हमने चूंकि पढ़ दिया है, वहां पर उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी जो दौलत है वो सेहत है, तभी तो हम खाना खा पा रहे हैं। तो जी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर साथियों आपको 121 से लेकर 128 तक के सवालात पूछे गए, यानी टोटल 8। इस 8 में आपका 8 सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका जो नंबर उठाएगा वो आपका हिंदी और उर्दू ही लैंग्वेज जो है ये ज्यादा नंबर उठाता है। इसमें आप बिछड़ेंगे, उधर आप बिछड़ ही जाइएगा, ये ज्यादा आपका बेस होता है। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब उसके बाद चूंकि ये पेपर मतलब लैंग्वेज 2 है, तो इसमें फिर पैराग्राफ ही आएगा। तो साथियों फिर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 129 नंबर में, इंसान किसकी फिक्र में है? दौलत कमाने, इल्म हासिल करने, सितारों पर कमांडे डालने, चांद पर जाने। इंसान किसकी फिक्र में है? तो देखिए, आप क्वेश्चन को यहां पर पैराग्राफ पढ़िए। एक तरफ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चांद को फतह कर चुका है, दूसरी तरफ सितारों पर कमांडे डालने की फिक्र में है। तो इंसान किसकी फिक्र में है? सितारों पर कमांडे डालने की फिक्र में, सितारों पर कमांडे डालने की फिक्र में, यही है ना। तो अब आपको यह पूछा गया है, इंसान किसकी फिक्र में है? सितारों पर कमांडे डालने, सितारों पर कमांडे डालने। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं क्या कि एक मरतबा पैराग्राफ पढ़ लो, क्वेश्चन मार दो, और पता है कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ आप एक बार पढ़ेंगे और भूल जाते हैं, और जाने अनजाने में आप बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन का मैं मिलान करता हूं पैराग्राफ से। फिजाई कसाफत को दूर करने के लिए किसमें तनासुब और तवाजुन होना चाहिए? पेड़ों को काटने और उगाने में, कारखाने कायम करने में, इमारत बनाने में, और आमदनी और खर्च में। फिजाई कसाफत को दूर करने में किसमें तनासुब और तवाजुन होना चाहिए, यह पूछा गया है। फिजाई कसाफत को दूर करने, तो देखते हैं, चूंकि यहां तक हमने पढ़ लिया है, लेकिन जमीन के मसाइल उलझते जा रहे हैं। हर लम्हा बढ़ती हुई आबादी, ग़िज़ा की कमी, पीने की पानी की नायाबी, मौसम की तब्दीली, गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सेहत से लापरवाही, उजड़ते देहात, फैलते शहर, कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियां, जंगलों का मुसलसल कटाव और नई शजरकारी का इस तनासुब से फुकदान फिजाई कसाफत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिजाई कसाफत में यानी जो जिसको आप बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन जो है, यानी जंगल कट रहा है, लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, नए नए कल कारखाने बन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि फिजाई कसाफत में अपना किरदार, यानी ये लोग
फिजा को और आलूद कर रहा है, यानी एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो यहां से देखिएगा, फैलते शहर, कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियां, जंगलों का मुसलसल कटाव और नई शजरकारी का इस तनासुब से फुकदान फिजाई कसाफत में अपना क्या कर रही है, किरदार अदा कर रहे हैं जी। अब यहां पर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो यहां पे देखिएगा शजरकारी का मतलब पेड़ लगाना, तो नई शजरकारी का इसी तनासुब से फुकदान फिजाई कसाफत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब आगे देखिए, और हमारी सेहत पर रास्त अंदाज में असर अंदाज हो रहे हैं। आज के इंसान ने बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया है, वरना पहले मुताद्दी बीमारियां और वबाएं जैसे हैजा, चेचक ये हो गया। तो अब आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजाई कसाफत को दूर करने के लिए किसमें तनासुब और तवाजुन होना चाहिए। उसमें यह दिया था कि हमने पेड़ को काट रहे हैं, है ना, पेड़ों को काटने और उगाने में, कारखाने के कायम करने में, इमारत बनाने में, आमदनी और खर्च करने में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको पेड़ों को काटने और उगाने में, यानी जिस एतबार से हम पेड़ को काटें उसी एतबार से हम लगाएं, पर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोग जो है ना कमेंट बाजी इतना कर रहे हैं कि वो अलग ही दुनिया में है भाई, उसको कौन समझाए कि यहां पढ़ाई चल रही है। सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है? तालीम आम करना, बेदारी पैदा करना, शजरकारी और गुर्बत का खात्मा, यानी सफाई के अलावा दूसरा काम। तो जहां से हमने छोड़ा है ना पैराग्राफ, उससे आगे पढ़िएगा और उससे आगे आपको मिल जाएगा। देखिए, और नई शजरकारी का इसी तनासुब से फुकदान फिजाई कसाफत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हमारी सेहत पर रास्त अंदाज में असर अंदाज हो रहे हैं। आज के इंसान ने बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया है, वरना पहले मुताद्दी बीमारियां और वबाएं जैसे हैजा, चेचक और मलेरिया वगैरह आम थी। जब उनका दौर चलता तो मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो जाते। अब खुदा का शुक्र है बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आबादी है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर, गली, मोहल्लों को साफ रखें। दूसरा सबसे अहम काम शजरकारी है। शजरकारी यानी दरख्त लगाना। जंगल से जो पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनकी तादाद में तनासुब और तवाजुन बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इससे फिजाई कसाफत दूर करने में भी मदद मिलेगी। जंगलात बारिश को ज्यादा मायल करते हैं और सहरा को बढ़ने से रोकते हैं। अगर हम कायनात से फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे दुरुस्त रखें। हमें देहाती, शहरी और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे से ताउन और मशवरा करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है। तो सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम साथियों क्या है? तो शजरकारी। क्या हो जाएगा? शजरकारी, है ना जी। मैंने आपको यहां पे दिखाया है, शायद फिर मैं एक बार दिखा देता हूं कि पढ़ाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है सफाई के अलावा। तो यहां पर है, देखिए ना, अभी मैं दिखाता हूं आपको जी। दूसरा सबसे अहम काम क्या है? शजरकारी है। दूसरा सबसे अहम काम क्या है? शजरकारी, है ना। शजरकारी यानी कि पेड़ लगाना। तो सफाई के अलावा दूसरा सबसे अहम काम क्या है? तो शजरकारी यानी कि पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद 132 नंबर में है, जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? सहरा को, गुर्बत को, आमदनी को और बारिश को। तो जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? अब देखिएगा पैराग्राफ में, तो यहां से आप पढ़ना चालू कीजिए। देखिए, क्योंकि इससे फिजाई कसाफत दूर करने में भी मदद मिलेगी। जंगलात बारिश को ज्यादा मायल करते हैं और सहरा को बढ़ने से रोकते हैं। यानी जंगलात जो है बारिश को खींचता है और सहरा को बढ़ने से रोकते हैं ना। किसको बढ़ने से रोक रहा है? तो सहरा को बढ़ने से रोक रहा है। तो जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? तो सहरा को बढ़ने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर में, फिजाई कसाफत में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा? उजड़ते देहात, फैलते शहर, कटते जंगल, गुर्बत। कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा? किसमें? फिजाई कसाफत में। तो ये आप देखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। तो
हर लम्हा बढ़ती हुई आबादी, ग़िज़ा की कमी, पीने की पानी की नायाबी, मौसम की तब्दीली, गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सेहत से लापरवाही, उजड़ते देहात, फैलते शहर, कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियां, जंगलों का मुसलसल कटाव और नई शजरकारी का उसी तनासुब से फुकदान फ़िज़ाई कसाफत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमारी सेहत पर रास्त अंदाज में असर अंदाज हो रहे हैं। आज के इंसान ने बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया है, वरना पहले मुताद्दी बीमारियां और वबाएं जैसे हैजा, चेचक और मलेरिया वगैरह आम थी। जब उनका दौर चलता तो मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो जाते। जे अब खुदा का शुक्र है बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आबादी है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर और गली मोहल्लों को साफ रखें। दूसरा सबसे अहम काम शजरकारी का है। जंगल से जो पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनकी तादाद में तनासुब और तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इससे फ़िज़ाई कसाफत दूर करने में भी मदद मिलेगी। जंगलात बारिश को ज्यादा माइल करते हैं और सहरा को बढ़ने से रोकते हैं। अगर हम कायनात से फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे दुरुस्त रखें। हमें देहाती, शहरी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे से ताउन और मशवरा का काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमको यह पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि फ़िज़ाई कसाफत में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। फ़िज़ाई कसाफत में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है? तो साथियों कौन? तो फ़िज़ाई कसाफत में कौन अपना, तो मतलब यह हुआ कि उजड़ते देहात, ये भी फ़िज़ाई कसाफत को बढ़ा रहे हैं। फैलते शहर, कटते जंगल, ये भी है, लेकिन गुर्बत जो है ये नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कौन जो है एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, तो उसमें कौन नहीं बढ़ा रहा है? तो गुर्बत नहीं बढ़ा रहा है। बाकी देहात से लोग आ रहे हैं शहर की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि शहर में आएंगे तो वहां से फिर आप पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, है ना। इबारत में मुस्तामल कमंदे के लफ्जी माना क्या है? कमंद डालना, हल्के या फंदे, कमान, तीर और साथियों डोरे। आपने देखा होगा कि इबारत में लिखा हुआ है कमंदे डालना। कमंद डालने का मतलब इबारत में मुस्तामल कमंदे के लफ्जी माना क्या है? 134 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? कमंद डालना, है ना। यहां पे देखिएगा जे कहां गया भाई? सॉरी, दूसरा नंबर पैराग्राफ है जी। यहां पे देखिएगा, दूसरी तरफ सितारों पर कमांदे डालने की फिक्र है। क्या पूछा गया है? कमांदे डालने की फिक्र है। जी, क्या पूछा गया है? कमंदे डालने की फिक्र है। तो यह पूछा गया है कि इबारत में मुस्तामल कमंदे किस के लफ्जी माना क्या है? हल्के या फंदे, कमान, तीर या फिर डोरे? जी, 134 का क्या हो जाएगा भाई? कमंद का जी ये हो जाएगा आपका कमान डालने के फिर में, नहीं तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा गया मसाइल का वाहिद क्या है? मसअले, मसअला, मसल और मसअलों। तो मसाइल का वाहिद होता है मसअला, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों यहां तक जो है अब तक जो मैंने आपको सवाल कराया 121 से लेकर 135 तक के सवाल, ये टोटल जो सवाल थे वो कितने सवाल थे? 15। इस 15 में आपका 15 सही होना चाहिए, है ना जी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी का क्लास, हिंदी का क्लास मैंने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सभी डाल दिया हूं, वहां से आप देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मास्टर नोट से आज रात में आपको मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब 136 से लेकर, है ना, 150 तक के सवाल हम हल करेंगे। इसमें टोटल 15 सवाल होगा। इस 15 में 2-3 आपका गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चलिए, उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल करता है। तामुल का मतलब इंटरेक्शन करना, मतलब बातचीत करना। तामुल मतलब जी क्रियाकलाप करना, बातचीत करना। उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल करता है, सियाक में जबान और तरसील के फरोग में मदद करता है। सियाक का मतलब हुआ संदर्भ, और जबान का मतलब जबान, तरसील का मतलब होता है बातचीत, कम्युनिकेशन। मतलब यह होता है कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल इसलिए कर रहा है, बातचीत, कि वो बच्चों को
जी सियाक में यानी संदर्भ में यानी बातचीत करके जबान के विकास में यानी भाषा विकास में मदद करना चाहता है। बिल्कुल सही लग रहा है। खेल के दौरान जबान की आमोजिश को गराबार बनाता है। खेल खेल में जबान हल्की हो जाती है। गराबार का मतलब भारी होना, तो ये आपका निगेटिव वर्ड है। मालूमात का मुस्तनद माखज फराहम करता है। जबान के खेल के जरिए घर की जबान की आमोजिश में मदद करता है। देखिए चूंकि यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है क्लास, तो यहां पर खेल, इससे ये नहीं बैठेगा। उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल यानी इंटरेक्शन यानी कि बातचीत करता है। वो इसलिए करता है कि बच्चे को बातचीत के जरिए यानी सियाक यानी संदर्भ के जरिए वो क्या कर रहा है साथियों, भाषा का विकास कर रहा है, इसीलिए है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, 136 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर में, बच्चे अपने इर्द गिर्द जबानें बोलते हुए सुनते हैं। वो जबानों से शनाशाई का मतलब पहचानना, यानी एक बच्चा जो अपने इर्द गिर्द यानी जो उसके परिवेश में जो साथियों बातें होती है उसको वो सुनता है, तो वो जबानों से शनासाई क्या होता है, बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी, बच्चों के लिए मुफीद होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे में मुखिल होती है। जी तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा, इनका मानना है कि बच्चे के अंदर जो भाषा होती है, जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है, पैदाइशी होती है। उसके बाद आपने पढ़ा था लेव वाइगोत्स्की के बारे में। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो जबान सीखता है वो अतराफ से सीखता है यानी सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो बच्चे अपने इर्द गिर्द यानी अपने परिवेश में जबान बोलते हुए सुनते हैं। वो जबानों से शनासाई क्या होता है, बच्चों के लिए मुफीद होता है। आपने देखा होगा, आपको जैसा माहौल मिलेगा उसी तरह आप ढल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पूरे गांव में लोग नाटक करते हैं, पूरे गांव में लोग अनपढ़ है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके मन में कभी कभी आएगा, अरे वो तो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा, पढ़ के क्या होगा। लेकिन आपके गांव में कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, वो टीचर बन गए, तो आपके मन में भी क्या होता है, हम अरे अच्छा उन्होंने पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ा, तो आपको मतलब जैसा साथियों आपका परिवेश मिलेगा वैसे ही आप बनेंगे। तो बच्चों के इर्द गिर्द यानी परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वो उसके लिए क्या है, मुफीद होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों के जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू डॉट डॉट है, यानी जबान के फरोग का मतलब यह हुआ कि बच्चों के भाषा का विकास, फरोग मतलब विकास। तो बच्चों के अगर भाषा का विकास करना है तो भाषा किसको बोलते हैं, भाषा बोलते हैं बातचीत करने को। तो बच्चों के जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू क्या होगा, उस जबान से रूबरू होना, मतलब जो जबान उसको सिखाया जा रहा है उससे रूबरू होना। रूबरू होने का मतलब यह हुआ कि उसको प्रयोग में लाना, रूबरू होने का मतलब प्रयोग में लाना, उस जबान की मश्क यानी उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल। एक बात आप ये जान लीजिए कि अगर किसी के भी हम भाषा का विकास करना चाहेंगे तो भाषा का विकास कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा उसको मौका मिलेगा। क्योंकि भाषा कहते किसको है, भाषा कहते हैं उस चीज को कि जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाए और दूसरों की बात को हम समझ पाए। ये कब होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा भाषा से रूबरू होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा भाषा से प्रयोग में लाएंगे। तो बच्चों के जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू डॉट डॉट है, यानी उस जबान से रूबरू होना, यानी उस जबान को इस्तेमाल करना, यानी उसका प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन में, लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीर बनाना एक अहम कदम है क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं डॉट डॉट। आपने देखा होगा कि आड़ी तिरछी लकीर बच्चे बनाते हैं, तो यह एक अहम कदम है। क्या है, पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हुरूफ और लफ्ज लिखने की, अपने लिए निशानात को बामाना बनाने की, पढ़ने लिखने और आदाद के साथ कुछ वक्त गुजारने की, बड़ों की नकल करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा
कि आपके घर में जो बच्चा होता है, सांप छोटा सा होता है, नन्हा मुन्ना सा होता है, लेकिन आप घर में पेंसिल लाके रख दो, कलम लाके रख दो, आप उसकी किताब लाके देते, तो क्या करता, सबसे पहले वो उसको फाड़ देता है और उसके बाद उसको लिखने में ज्यादा अच्छा लगता, और लिखता कहां है, जहां आप उसको मना करते हैं, वो पूरे दीवार को लिख देता है, पूरा भर देता है ना, कॉपी को पूरा एक दिन में ही लिख के खत्म कर देगा। लेकिन वो उसके लिए वही मानादार होता है, उसको कुछ भी बोलिएगा उसको गोल गोल बनाएगा, यानी वो उसी को मानादार समझ रहा है। तो लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीर बनाना, यानी सीखना लफ्ज है ना, यानी स्टार्टिंग में जो आड़ी तिरछी लकीर बनाया जा रहा है, ये एक अहम कदम है, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं अपने लिए निशानात को बामाना बनाने की, यानी जो भी चीज वो लिख रहा है, गोल गोल भर रहा है, उसी को वो बामाना समझ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। जब ये बयान दुरुस्त दिया जाएगा तो यानी कि इसमें 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत होगा और 1 स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा। जो सही होगा उसी को आपको बताना है। हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज है, बात समझिए, हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज है। लिखना ख्यालात का इजहार है, हाथ से लिखने का मतलब कागज पर हुरूफ को उतारना, लिखना एक तैयार शुदा माल है। समझिएगा भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको कहा जाए पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो पढ़ने का मतलब होता है माना का अखज करना, माना का अखज करना यानी कि माना को समझना। तो इसी तरह लिखने का मतलब क्या होता है, तो लिखने का मतलब होता है कि आप अपने ख्यालात को लिखें, यह नहीं कि कहीं से देख के नकल कर लें, रटी रटाई बात को लिख दें, यह नहीं। लिखने का मतलब साथियों कौन सा बयान दुरुस्त है, तो लिखना ख्यालात का इजहार है। चूंकि यही चीज आप अपने से लिखिएगा तो यह साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर में, हाथ आंख में बाहमी ताउन, यानी हाथ में आंख में आप जो एक बैलेंस बना के रखते हैं, डॉट डॉट महारत को फरोग देने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा, सुनना में, बोलना में, खुशखत लिखना में और पढ़ना में। हाथ और आंख में बाहमी ताउन, यानी अगर आप हाथ और आंख में बैलेंस बना के रखेंगे तो एक बात यह बताइए, हाथ और आंख आप सुनिएगा किससे, कान से सुनिएगा, तो सुनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोलिएगा मुंह से बोलिएगा, हाथ से तो बोलिएगा नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ेंगे भी आप साथियों इससे, लेकिन हाथ और आंख में बाहमी ताउन, ये खुशखत लिखना में आपका ये होगा। खुशखत का मतलब होता है सुलेख, यानी कि अच्छे अच्छे आप इसको जो लिखते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर में, स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को इसके घर की जबान में तालीम देनी चाहिए क्योंकि डॉट डॉट, यानी यह कहा जा रहा है बुनियादी सतह का मतलब यह हुआ कि प्राथमिक यानी कि इब्तिदाई दौर में, यानी इब्तिदाई दर्जात में स्कूल में बच्चे को जो है उसकी घर की जबान, तो घर की जबान को क्या बोलेंगे, मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। अब मादरी जबान में तालीम क्यों देते हैं भाई, इसलिए देते हैं कि बच्चे को समझने में आसानी होती है ना। तालीम जो है वो एक तिफले मरकूज है, तो मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। क्यों, ये उनकी तदरीसी आमोजशी अमल में शामिल होने में मदद करता, यानी अगर हम मादरी जबान में तालीम देंगे तो बच्चे के जो पढ़ने और पढ़ाने और सीखने का प्रक्रिया है वो बच्चा उसमें शामिल हो जाएगा। स्कूल की जबान सीखना कम अहम है, स्कूल की जबान में नए मालूमात की तरसील होती है, यह क्लासरूम में खामोशी को तकवीयत बख्शता है। यानी अगर हम मादरी जबान में पढ़ाएंगे तो जो बच्चे हैं सारे के सारे साइलेंट रहेंगे, ये नहीं, साइलेंट नहीं रहेंगे, बल्कि आप देखिएगा तो 142 का साथियों पहला वाला जो ऑप्शन है, बच्चे को मादरी जबान में इसलिए तालीम दी जाती है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो मादरी जबान मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं, इसमें वो अपनी बात दूसरों को समझाने की क्षमता भी रखते हैं और दूसरों की बात मादरी जबान में वो समझने की भी क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए बच्चे को मादरी जबान में हमें तालीम देनी चाहिए, क्योंकि ये उनके तदरीसी
आमोजशी अमल में शामिल होने में मदद करता है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चा इससे जल्दी शामिल हो जाता। खुलासा कलाम यह है कि बच्चे को समझने में आसानी होती है, इसीलिए बच्चे को हमें इब्तदाई दर्जात में मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। तो यह ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए वाला आपका इसका राइट हो जाएगा 142 का। 143 नंबर देखिए, स्कूल के इब्तिदाई अय्याम में बच्चे घर की जबान का इस्तेमाल। इब्तिदाई अय्याम मतलब शुरुआती दौर में बच्चे घर का जबान का इस्तेमाल, यानी वही हो गया कि मादरी जबान का जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है, ज्यादा फित्री और सबके लिए गराबार है, हमेशा आमोजशी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता है, घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता। अब समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि स्कूल के इब्तिदाई दौर में बच्चे जो घर की जबान का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों सबसे पहले यह असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है। बोझ नहीं बढ़ाता है, बल्कि बच्चे अगर इब्तिदाई दर्जात में इब्तिदाई दौर में घर की जबान का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक अच्छी बात है। ज्यादा फित्री और सबके लिए गराबार, यह गराबार भी नहीं होता है, गराबार का मतलब भारी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। अब यहां पर आप समझिएगा, हमेशा आमोजशी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता। बच्चे इब्तिदाई अय्याम में घर की जबान का इस्तेमाल करेगा, तो अगर यह बोला जाए कि हमेशा, यानी कब, हमेशा जे आमोजशी मकासिद यानी जो सीखने का जो आपका मकसद है, उद्देश्य है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता, तो ऐसा नहीं। कभी कभी आपको क्या होता है कि मेयारी जबान भी बोला जाता है। अब देखिएगा, अगर हम बच्चे को साथियों ये छूट देते हैं कि वो बच्चे स्कूल आए और वो अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करें, तो इससे फायदा क्या होगा? बच्चे को लगेगा कि स्कूल में हमें ज्यादा मतलब बोझ नहीं दिया जा रहा। बच्चे को स्कूल लगेगा घर जैसा माहौल, और जब घर जैसा माहौल लगेगा, यानी घरेलू माहौल जब हम उसको देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा नागा नहीं करेगा, और जब बच्चा नागा नहीं करेगा तो गोया कि हमने बच्चे को क्या कर दिया? स्कूल से जोड़ दिया, यानी बच्चे स्कूल बआसानी आ जाएंगे। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमेशा आमोजशी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे बेस्ट ऑप्शन डी वाला है कि घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है, चूंकि बच्चे को यहां पर भी एक घरेलू माहौल मिल रहा है। मान लीजिए ना कि आप क्लास किसी स्कूल में जाएं और आपको न एक वर्ड बोलने का मौका दिया जाए, आप बिल्कुल जाइए एक पत्थर के समान बैठ के, है ना जी, बिल्कुल कुछ भी बोलने का, आप क्या कहिएगा? 10 दिन जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको अपनी जबान बोलने का मौका दिया जाएगा तो आप कहिएगा अरे बड़ा मान सम्मान हो रहा है, आप उस स्कूल में डेली जाएंगे। तो गोया के घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, तकमीली अंदाजा कद्र का बुनियादी मकसद क्या है? अंदाजा कद्र जो होता है, यानी जो मूल्यांकन जो होता है साथियों, वो 3 तरीके का होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे जो पहला होता है वो आपका होता है तश्कीली अंदाजा कद्र, दूसरा जो होता है वो होता है तकमीली अंदाजा कद्र, और जो तीसरा होता है वो होता है तशखीसी अंदाजा कद्र। तश्कीली अंदाजा कद्र दौरान क्लास होता है, तकमीली अंदाजा कद्र कोई यूनिट समाप्त होता है उस वक्त होता है, और उसके बाद जो तशखीसी अंदाजा कद्र है वो किसी कमी को पता लगाने के लिए, यानी किसी खला को पुर करने के गर्ज से जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको साथियों बोलते हैं तशखीसी अंदाजा कद्र। अब यहां पर समझिएगा, तकमीली अंदाजा कद्र का बुनियादी मकसद क्या? तकमील का मतलब मुकम्मल, यानी साथियों योगात्मक मूल्यांकन, यानी वो एक यूनिट के समाप्ति पर होगा। हुसूल याबी में बेहतरी लाना, हुसूल याबी में बेहतरी लाने का मतलब यह हुआ कि जो चीज आपने सीखा है उसमें और भी बेहतर लाना। तो ये तो भाई कहां होगा? ये होगा तश्कीली अंदाजा कद्र में, चूंकि तश्कीली अंदाजा कद्र दौरान क्लास, दौरान सबक में होता है, न के बाद में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मुताले की इकाई की शुरुआत में तलबा की फहम के बारे में मालूमात यकजा करने। एक बात यह बताइए कि मुताला का कोई हम यूनिट को शुरू कर रहे हैं और उसी समय हमने आपका अंदाजा कद्र लिया, यानी उसमें मूल्यांकन किया, तो वो तो आपका तकमीली होगा नहीं, चूंकि तकमीली तो मुकम्मल होता है। तदरीस और तलबा की आमोजिश में बेहतरी के लिए तलबा की फहम की मौजूदा सतह का अंदाजा कद्र करना, मतलब यह कह रहा है इसके अंदर
कि बच्चे अभी तक कितनी बातें समझे हैं, यानी उसके मौजूदा हालात क्या हैं, इस चीज को जानने के लिए लिया जाता है। अब चलिए आगे भी चलिए, हुसूलियाबियों की जांच और मेयार का क़याम। हुसूलियाबियों की जांच का मतलब यह हुआ कि बच्चे ने कितना सीखा और वो किस लायक है, किस लायक है। तो ये कब होगा, ये कब पता चलेगा साथियों? किसी यूनिट पर आप जब इख्तिताम पर जब आप जांच लेंगे, गोया कि ये वाला डी वाला आपका क्या होगा, राइट होगा, है ना जी। तो तकमीली, चूंकि ये तकमीली है, तकमीली का मतलब ये होता है कि किसी यूनिट की समाप्ति पर लिया जाए, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर में, मुख्तलिफ हालात में जबान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। यानी समझिएगा, बहुत बहुत सिचुएशन में, अलग अलग हालात में जब हम जबान की मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, मुअस्सिर और मुनासिब का मतलब यह हुआ कि सही जगह पर सही भाषा का यूज करना, सही जगह पर सही जबान का इस्तेमाल करना। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? कवायद के उसूलों को जानने की, कवायद के तमाम निकात की तारीफ को जानने की, कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की, सियाक में कवायद के इस्तेमाल के इसरार की। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको मुअस्सिर और अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखनी हो तो इसके लिए साथियों हमको कवायद का उसूल जानना जरूरी नहीं है, कवायद के तमाम निकात को हमको याद करना जरूरी नहीं है, कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की इसकी भी जरूरत नहीं है, बल्कि सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर इसरार की। सियाक का मतलब यह होता है हालात को मद्देनजर रखते हुए कौन से लफ्ज का कहां पर इस्तेमाल करना है, इस चीज को आपने देखा होगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब साथियों हालात को नहीं बोल पाते हैं, सही से नहीं अपनी बातों को रख पाते हैं, तो वो वहां पर बड़े जलील होते हैं। यानी आपको मुख्तलिफ हालात में जबान को अगर अच्छे ढंग से पेश करना है तो आपको सियाक में यानी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि जबान के क्लासरूम के बारे में दर्जे झैल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यानी जो भाषा का कक्षा होता है उसमें कौन सा बयान सही नहीं है। देखिए, जब आपको नहीं पूछा गया तो ये स्टेटमेंट है, अब जब निगेटिव पूछा गया है तो इस सूरत में 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा, एक स्टेटमेंट जो गलत होगा, जो गलत होगा उसी को आपको निकालना है, क्योंकि इसमें नहीं लफ्ज लग गया है उसी को निकालना है। तो अब आप देखिए इसमें क्या पूछा गया है। पहला है क्लास में शोरोगुल का मतलब है तलबा आमोजिशी अमल में शामिल है, मतलब क्लास में हल्ला हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे आमोजिशी अमल, आमोजिशी अमल का मतलब कोई क्रियाकलाप कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि क्लास में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि सौ-स्वर पठन हो, बुलंद खानी हो रहा हो, आवाज से पढ़ रहे हो, तो यह बात बिल्कुल हो सकती है। यह वाला स्टेटमेंट आपका सही है। मुनज़्ज़म क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे और उस्ताद पढ़ा रहा है। अब एक बात समझिए, हम लोगों को साथियों कहा यह गया है, एनसीएफ 2005 यह कहता है कि बच्चे को हमें साथियों सिर्फ क्या करना है, मदद करना है। बच्चे का जो है ना उस्ताद जो होता है वो रहनुमा होता है, यानी हमको सारा क्रियाकलाप जो है बच्चे से कराना है। यह नहीं कि आप भाषण दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जिस तरह साथियों प्रोफेसर लोग कहते हैं। हमें जो है बच्चे, वो मुनज़्ज़म क्लास कभी नहीं हो सकता जिसमें तलबा आराम से बैठे और सिर्फ उस्ताद बोले जी नहीं, बल्कि क्रियाकलाप बच्चे करेंगे, उस्ताद जहां गलती होंगे वहां उसको इस्लाह करेंगे। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका गलत है और हमको गलत को ही बताना था, तो बी वाला अब तक हमारा सही है। लेकिन आगे चलेंगे, सोचना जोड़े और तबादला, सूचना होगा, सूचना जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं। बिल्कुल सही है कि आप जोड़े में बनाकर कोई सूचना आ जाए उस पर डिस्कशन करें, ये तो होना ही चाहिए। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सब सही है, बी वाला गलत है और जो गलत था उसी को बताना था। चूंकि यहां पर नहीं वाला लगा हुआ है तो इसीलिए 146 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
147 नंबर क्वेश्चन है, कवायद की मश्क होना चाहिए, यानी कवायद जो है वो कैसे अब उसकी मश्क करनी चाहिए आपको सियाक के मुताबिक। अरे भाई प्लीज एक बार वीडियो को लाइक तो कर दें। जिंदगी पर मरकूज, पूरे तौर पर कवायदी उसूलों पर मरकूज, याददाश्त पर मरकूज। यानी देखिए कवायद को आपको कैसे सिखाना चाहिए। सबसे पहले एक बात यह समझिए, अगर हम कवायद को साथियों आपको संदर्भ में सिखाते हैं, संदर्भ का मतलब जानते हैं कि आए कोई चीज आपको खड़ा कर दिया, कुछ चीजें आपको पूछा, उसी संदर्भ में हमने आपको कवायद को सिखा दिया, तो आप बहुत अच्छे ढंग से सीख लेंगे। लेकिन कवायद को हम रटवा रहे हैं आपको, तो रटवाने से आप नहीं सीख पाइएगा। कभी भी मैंने आपको रटवाया नहीं, रटवाया, क्लास को आपने देखा, आपको समझ में आ गया, पकड़ आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात रट रहे हैं, लेकिन रटने से उसको समझ में नहीं आएगा। तो यानी कहने का मतलब यह कि कवायद को जो मश्क होनी चाहिए वो सियाक के मुताबिक यानी संदर्भ में होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, सियाक जहां भी आएगा वो पॉजिटिव होता है। यहां पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है कि दर्जे झैल में से कौन सी तजवीज नोम चॉम्स्की की है। तजवीज का मतलब लॉ, यानी कौन सा नियम, यानी कौन सा जो विचार है वो नोम चॉम्स्की ने कहा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जबान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है। हमने यह पढ़ा है कि नोम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी सलाहियत लेकर पैदा होता, तो ये वाला जो कहा रहा है कि नहीं होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका गलत। बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में जबान सीखते हैं। यानी यह कहा गया कि लोगों ने कहा कि आप जब यह कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर जबानी सलाहियत होती है तो सारा बच्चा आइंस्टीन क्यों नहीं बन जाता। तो इन्होंने कहा कि बच्चे जैसे माहौल में पैदा होंगे वो उसी रफ्तार से वो जबान सीखेंगे। तो साथियों इसका जो है आप देख रहे हैं कि बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में जबान सीखते हैं। यहां तक तो ये सही लग रहा, लेकिन आगे देखिए, जबान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है। इस्तेदाद का मतलब सलाहियत, मतलब हर इंसान के अंदर जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। यह वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है, लैड मीन से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। तो इसके अनुसार ये स्टेटमेंट ये वाला सी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्तिक़राई तरीका रूबरू अमल होता है भारी से हल्के मवाद की तरफ, मुश्किल से मुख्तलिफ की तरफ, मानूस से गैर मानूस की तरफ, तजरीद से ठोस की तरफ। देखिए एक तो होता है साथियों इस्तिक़राई तरीका। इस्तिक़राई तरीका को हम लोग बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है भाई? आगमन विधि यह हुआ कि पहले आपको मिसाल दिया गया और फिर आपको क्या है, उसूल दिया जाए। और दूसरा एक तरीका होता है, वो तरीका है आपका इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है निगमन विधि, है ना। निगमन विधि ये है कि पहले आपको उसूल बतलाया जाए फिर आपको मिसाल बताया जाए। ये एक कदीम तरीका है ना। ये साथियों एक अमनोवैज्ञानिक है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक और ये जदीद तरीका है। अब आपको पूछा गया इस्तिक़राई तरीका, अगर कोई भी चीज आपको साथियों मिसाल से पहले समझा दिया जाता है तो गोया कि वो चीज पहले आपके लिए आसान हो जाती है, उसके बाद जब उसूल बतलाया जाता है तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल, यानी आसान से मुश्किल की तरफ हो गया। ये इस्तिखराजी तरीका, ये किताबी तरीका हो जाता है। अब आप इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा। देखिए मानूस से गैर मानूस की तरफ। मानूस का मतलब हुआ कि जो चीज को हम जानते हैं उससे न जानने, यानी मिसाल जब दिया जाएगा तो जानी हुई चीज को, और गैर मानूस जिस चीजों को आपने नहीं जाना, यानी उसूल। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 149 का। अगला क्वेश्चन है 150 में, उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी हुई रेत पर उंगलियों से हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहता है। रेत का मतलब जानते हैं? बालू। यानी एक ट्रे में बालू रखा हुआ है, उसमें बच्चों से कहा गया कि आप हुरूफ तहज्जी को लिखिए। किससे लिखिए? उंगली से। तो बच्चा ऐसे लिखेगा, अलिफ, बा लिखेगा, ता लिखेगा, उंगली से लिखेगा ना। तो इस सरगर्मी का मकसद क्या होगा? क्लास में खेल के माहौल को फरोग देना, साफ और गंदे के हाथों के माबैन फर्क समझाना, अपनी बेहतरी हुर्की महारतों को मजबूत करना, घर की याद से उनकी तवज्जो हटाना। यानी एक ट्रे में बालू रखा हुआ है, यानी रेत रखा हुआ है। बच्चे से उस्ताद ने कहा कि आप लोग उसमें हुरूफ तहज्जी को लिखें।
एक बात पहले आप समझ लीजिए, एक होता है साथियों फाइन मोटर स्किल। क्या होता है? FINE, फाइन मोटर स्किल, MOTER, है ना, स्किल, है ना, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं साथियों हुर की महारत। आप छोटे छोटे जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे हाथ, उंगलियों, नाक, कान, ये छोटे छोटे जो क्रियाकलाप होते हैं वो फाइन मोटर स्किल में आता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, कूदना, उछलना, फानना, ये बड़े बड़े क्रियाकलाप हो गए, वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। तो जो फाइन मोटर स्किल है इसी को बोलते हैं हुर की महारत को मजबूत करना। अगर मान लीजिए कि आपको साथियों उंगली से लिखने का, तो जब आपको उंगली चलाना आएगा तो कलम भी पकड़ना आ जाएगा। और जब आप देखिएगा अभी हम उंगली से यहां पे लिखेंगे तो हमारी राइटिंग वैसी ही बनेगी जैसे हम कलम से। तो गोया कि उस्ताद अगर बच्चे से रेत पर रखी हुई बालू में से उंगलियों से लिखने के लिए कह रहा है तो वो बच्चे के फाइन मोटर स्किल को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो यानी कि अपनी बेहतरी हुर की महारतों को मजबूत करता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल आज हमने आपको जो सवालात कराए वो टोटल हमने 30 सवाल कराए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, माने, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।